नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए MCQ सीरीज का एक नया वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, बुक नंबर भी 2 है। ध्यान से समझिएगा, आज का जो हमारा MCQ सीरीज होने वाला है वो एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 2 है, बुक नंबर भी 2 है, क्लास 12 है, पॉलिटिकल साइंस का। तो आज जो आपको मैं MCQ बताने वाला हूं वो इस चैप्टर से जुड़े सभी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जमा किया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी ये MCQ का सीरीज। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न इसमें कहता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किस नेता ने दिया था? संपूर्ण क्रांति जो हुई थी उसका जो नारा था वो कौन से नेताजी के द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो कौन सी दलीय व्यवस्था कहने का मतलब है कितने दल हैं हमारे भारत में? हमारे भारत में किसी एक दल का प्रभुत्व नहीं है, अनेक दल हैं। भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी है, समाजवादी है, बिहार में लालटेन छाप है, बहुत सारे हैं। तो इसको हम बहुदलीय व्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, किस वर्ष में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? जिसमें कांग्रेस का आधिपत्य नहीं था, कांग्रेस का वर्चस्व नहीं था, ऐसा कौन सा साल था? वो साल था 1977, जिसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इसमें कांग्रेस का कोई लेना नहीं देना नहीं था। कांग्रेस के अलावा जो पार्टी थी उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। कब? 1977 में। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई भारत में किसके द्वारा की गई? राष्ट्रीय आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कांग्रेस ने ही राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई किया था। राष्ट्रीय आंदोलन कहने का मतलब है, जब हमारा भारत आजादी के लिए लड़ रहा था ना, उस समय कांग्रेस का जो चेहरा था, फेस था, वो सबसे ऊपर था, क्योंकि उस समय पार्टी एक ही थी, कांग्रेस। जितने भी लोग थे वो कांग्रेस में शामिल थे। तो कांग्रेस हमारे आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत में कब हुई? देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होती है, आज मैं वो दूर करना चाहता हूँ। वो कंफ्यूजन क्या है? लोग देखते हैं ना कि महात्मा गांधी जी भाई आजादी दिलवाए हैं, तो कांग्रेस उन्होंने ही बनाया होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, शायद कांग्रेस का निर्माण उन्होंने किया होगा। नहीं, 1885 में ही कांग्रेस का निर्माण हो गया था। और ये किसने किया था? एक रिटायर्ड अंग्रेज के ऑफिसर ने किया था। ह्यूम नाम था, ह्यूम। तो आप ध्यान से समझिएगा, आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि महात्मा गांधी ने बनाया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। नहीं, ये बहुत पहले ही निर्माण हो गया था। जो अंग्रेज के एक सरकारी ऑफिसर जो रिटायर हो चुके थे उन्होंने बनाया था, उनका नाम था ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, सन 1959 में जब कम्युनिस्ट सरकार को केरल में बर्खास्त किया गया, याद है ना, मैंने चैप्टर में पूरी चीजें आपको बताई थी। कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बन गया था केरल में। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का ईगो हर्ट हो गया, उन्होंने उसे बर्खास्त करवा दिया। उस पर यह आरोप लगा दिया कि यह सरकार राज्य के लिए सही नहीं है। तो केरल के किस नेता के नेतृत्व में कड़ा विरोध किया गया था? देखिए, डॉक्टर MS नबुंद्री पाल जो थे वहां के CM भी थे। इन्हीं को कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर CM बनाया गया था। इन्होंने ऐसा कड़ा निंदा किया, विरोध किया था जवाहरलाल नेहरू के इस हरकत पे। अगला हमारा प्रश्न कहता है, सन 1959 में केंद्र सरकार ने केरल में किस पार्टी को बर्खास्त कर दिया था? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त कर दिया था। इसके सारे डिटेल्स मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि 165 सीटों में से 125 सीटों में से 60 सीट ही कांग्रेस को आया था, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी नहीं। वहां पे 65 सीटें किसी और अन्य को आ गई, तो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सरकार को बर्खास्त कर दिया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जनसंघ ने 1952 के आम चुनाव में कितनी सीटें प्राप्त की थी? 3 सीटें प्राप्त की थी। चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जनसंघ ने 1952 में आम चुनाव में कितनी सीटें प्राप्त की, तो आप बताइएगा 3 सीटें प्राप्त की थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रथम चुनाव हेतु भारत के चुनाव आयोग ने देश के कितने अधिकारी और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया? चैप्टर में बताया था 3 लाख से ज्यादा लोगों को चुनाव आयोग ने प्रशिक्षित किया।
क्यों किया? क्योंकि उस समय नॉलेज नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं था, ये कैसे चुनाव करेंगे, कहाँ करेंगे, लोगों को जानकारी नहीं थी। तो लोगों को ये जानकारी दी गई कि आप कैसे चुनाव करवाएंगे पूरे देश में। 3 लाख लोगों को उन्होंने प्रशिक्षित किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है भीमराव अंबेडकर कौन थे? देखिए, भीमराव अंबेडकर आपको पता है कौन थे, इनके नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। कानून मंत्री थे, संविधान रचयिता थे, जाति विरोधी आंदोलन के नेता भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो ये जाति विवाद होता है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, पैसा वाला गरीब, इन दोनों के बीच जो खाई है ना, इसके खिलाफ ये आवाज उठाते थे। क्योंकि ये खुद ही बहुत ही लोअर कास्ट से, दलित परिवार से थे, इसलिए इन्होंने वो सारी चीजें झेली इस दुनिया में, इस भारत देश में, जो बहुत ही ज्यादा इनको मतलब परेशान हो गए थे ये। इसलिए इन्होंने जाति विरोधी आंदोलन किया और उसके नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर आजाद को। भाई नाम ही काफी है चंद्रशेखर आजाद का, मर्द आदमी था, मर्द। भगत सिंह मर्द, चंद्रशेखर आजाद मर्द, सुभाष चंद्र बोस मर्द। अब देखिए, इन लोगों का नाम लेते ही ना मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने मर्दों की तरह भारत को आजाद कराया। बेवकूफी नहीं की थी। बहुत सारे नेता, नाम तो मैं बार बार लेता ही रहता हूँ, मेरे को शर्म और डर नहीं है, मैं नाम लेता रहता हूँ। कुछ ऐसे नेता भी थे जिनका फेस तो सब लोगों ने देखा, लेकिन उनका चरित्र किसी ने नहीं देखा कि उन्होंने हमारे भारत देश को किस हद तक नीचे झुका दिया। तो कांग्रेस के युवा तुर्कों में चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया जाता है। बहुत ही बवाल के क्रांतिकारी थे, बहुत अंग्रेज डरता था अंग्रेज इनसे खौफ खाता था, मन में भय था चंद्रशेखर आजाद। एक पंडित आदमी, पंडित ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों की ऐसी तैसी कर दी, खौफ था उनके मन में। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेहरू जी के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री, अच्छे नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अच्छे नेता थे। तो नेहरू जी की जब मृत्यु हो गई ना, जब नेहरू जी खत्म हो गए, तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को उनका राजनीतिक पदभार दिया गया। आगे का प्रश्न हमारा कहता है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? एकल आधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था थी हमारे भारत में 1967 तक। यह भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। आगे का प्रश्न हमारा कहता है तीसरा आम चुनाव भारत में कब संपन्न हुआ? 1962 में। तीसरा जो हमारे यहाँ चुनाव था ना, चुनाव आयोग ने जो तीसरा चुनाव करवाया हमारे भारत में, वो सन 1962 में करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे का प्रश्न हमारा कहता है दूसरा आम चुनाव भारत में किस वर्ष हुआ? 1957 में हुआ था, 1957 में हुआ था। 5-5 साल पहले चुनाव होता है। पहला कब हुआ था वो भी बता देता हूं, 1952 में, 52 से 5 साल 1957, फिर तीसरा इसके 5 साल हुआ था। और ये चीजें आप बिल्कुल 5-5 साल के हिसाब से याद रख सकते हैं। तो दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है दूसरे आम चुनाव में सबसे बड़ी कौन सी राजनीतिक पार्टी उभर कर आई? तो देखिए, दूसरे आम चुनाव जो हुआ उसमें जो सबसे बड़ी दूसरी पार्टी थी जो राजनीति में आई, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने अब तक अपना वर्चस्व लोगों के बीच में ले आया था। लोगों को भी लग रहा था कि कांग्रेस के खिलाफ अगर खड़ा कोई हो सकता है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी ने विधायकों के सीट भी जीतने शुरू कर दिए थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो दूसरे आम चुनाव में बढ़त के साथ लोगों के सामने आई। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत के पहले आम चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। हाँ, ये बात सही है कि जो पहला चुनाव, दूसरा चुनाव और तीसरा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस बहुत ज्यादा 300 प्लस ही वोट से हमेशा जीता है, लेकिन अगर उसके एंटी में कोई खड़ा रहता था तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ही थी। तो यहाँ पे भारत के पहले आम चुनाव में जो दूसरे नंबर पे आए थे वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ही आई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी, याद रखिएगा, अभी सरकार है हमारी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, नींव डली थी 1980 में। 1980 में इसका निर्माण किया गया था। अभी के समय के लिए आप करंट अफेयर में इसे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अभी तो सरकार है ना, तो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रथम लोकसभा चुनाव में कुल 489 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली? प्रथम लोकसभा चुनाव में 364 सीट से कांग्रेस ने चुनाव जीता था। 489 में से 364 सीट किसको मिला था? कांग्रेस को मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है
सन 1929 में नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? मैक्सिको में हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सन 1929 में नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना कहां हुई थी, तो आप बताएंगे मैक्सिको में हुई थी। कब हुई थी? 1929 ईस्वी में हुई थी। ये भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन जाता है। 1929 में मैक्सिको में क्या हुआ था? नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जो कांग्रेस से ही टूट के निकले थे। ये एक युवा नेताओं की पार्टी थी। कौन सी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसका निर्माण किया था आचार्य नरेंद्र देव, और इनके साथ और भी बड़े दिग्गज नेता इसमें मौजूद थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ? जो तीसरा आम चुनाव हुआ, पहला 1952, दूसरा 1957 और तीसरा 1962। याद रखिएगा, प्रथम आम चुनाव 1952, दूसरा 57, तीसरा 62। 5-5 साल के अंतराल पे चुनाव होता था। तो तृतीय आम चुनाव जो है वो 1962 में हुआ था। बिल्कुल क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद को बनाया था। अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत का प्रथम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? कई बार तो बता चुका हूं, 1952। प्रथम आम चुनाव 1952, दूसरा आम चुनाव 1957, तीसरा आम चुनाव 1962। कंप्लीट है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रथम आम चुनाव 1952, दूसरा आम चुनाव 1957, तीसरा आम चुनाव 1962। तो पहला जो चुनाव हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता भारत में थे? देखिए, उस समय मतदाताओं की संख्या हमारे भारत में 17 करोड़ थी। 17 करोड़ लोग ऐसे थे प्रथम चुनाव के समय जो मत देने के लायक थे। इसके साथ साथ बता दूं, भारत की कुल जनसंख्या जो थी वो 37.5 करोड़ थी। ठीक है, और इसमें से सिर्फ 15% लोग ही जो थे वो साक्षर थे, पढ़े लिखे थे। ये सारे डाउट्स मैं आपके यहीं पे क्लियर कर देता हूं। हालांकि इन सभी चीजों को मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया है। आपको अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो ये एमसीक्यू कहां से आता है? चैप्टर से आता है। अगर चैप्टर का वीडियो आपने सही से देख लिया तो एमसीक्यू में कोई डाउट नहीं है, एग्जाम में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डाउट पे सारे डाउट खत्म हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से आपने देखा प्रथम लोकसभा चुनाव में मतदाता जो थे उस समय वो 17 करोड़ थे। और भी आपको याद है ना कि 40 लाख छूट भी गए थे लोग। 40 लाख लोगों का मतदाता में नाम ही नहीं आया, ज्यादातर महिलाएं थी इसमें। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950। पहला क्वेश्चन यहां भी तैयार हो गया कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 1950 में। जिसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। इनके बारे में मैंने चैप्टर में बताया था। सुकुमार सेन को प्रथम चुनाव आयोग का सुप्रीमो बनाया गया था। चुनाव आयुक्त में इन्हीं का नाम सबसे पहले लाया गया, सुकुमार सेन, जिन्हें आयुक्त बनाया गया था प्रथम चुनाव आयोग के लिए। सुकुमार सेन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। ठीक है, पहला प्रश्न बन गया कि भारत का संविधान कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। जिसे कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नवंबर में ही बन गया था हमारा संविधान 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे हमारे भारत देश में लागू किया गया था। ये बात याद रखिएगा। दो प्रश्न बनता है यहां से। पहला तो ये कि बनाया कब गया, तो नवंबर 1949 में। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। निर्वाचन आयोग का गठन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, तो वहां पे आप बताएंगे 1950 ईस्वी में भारत में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ पहले से ही था? नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? नहीं। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे? नहीं। रफी अहमद कदवई भारतीय केंद्रीय सरकार में 1952 से 1954 तक खाद्य एवं कृषि मंत्री, हाँ,
ये जो कथन है, देखिए रफी अहमद किदवई भारतीय केंद्रीय सरकार में 1952 से 1954 तक खाद्य एवं कृषि मंत्री पद पर थे। ये बातें सही है। तो आप इस तरह से बहुत सारे इंपोर्टेंट प्रश्नों को समझ रहे हो। साथ ही साथ एक प्रश्न के अंदर ना कई सारे प्रश्न छुपे होते हैं। यदि आप प्रश्न को सही से पढ़ोगे ना तो आपको कई सारे वस्तुनिष्ठ या फिर आप एमसीक्यू कह सकते हैं जो आपका क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में यहाँ कौन सा कथन गलत है। तो एकल पार्टी के बारे में अगर बात किया जाए तो जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। ये बातें जो है यहाँ पे गलत है। जनमत कहने का मतलब हुआ कि आम जनता के द्वारा दिया गया मत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। ये बातें गलत है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में यहाँ कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप इसे गलत बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, समझिएगा बात को, भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे इसके संस्थापक में से थे। इन्होंने इसका निर्माण किया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है साम्यवादी समूह का उभार भारत में कब हुआ। 1920 के दशक में हुआ। साम्यवादी समूह का उभार मतलब साम्यवादी सोच के लोगों का विकास हमारे भारत में 1920 के दशक में हुआ था, 1920 में। अगला प्रश्न हमारा कहता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। हाँ, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जाए तो वहां पे आप बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है भारत के प्रथम आम चुनाव के समय देश में कितने लोग साक्षर थे। बताया है मैंने 15% ही लोग साक्षर थे। नाम लिखना और सिग्नेचर करना 15% लोगों को ही पता था। 37.5 करोड़ कुल जनसंख्या में से 17 करोड़ मतदाता थे जो वोट देने लायक थे और इसमें से 15% लोग ही साक्षर थे, पढ़े लिखे थे। सब अनपढ़ गवार थे। अंग्रेजों ने पढ़ाया नहीं, अंग्रेजों तो इनसे काम लेते थे, जानवरों की तरह सलूक करते थे। अब भारत आजाद हुआ तो अब लोग पढ़ेंगे ना। तो आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के प्रथम चुनाव में चुनाव आयोग को संपूर्ण देश में कितने विधायक और सांसद हेतु मतदान करवाना था। तो उस समय जब भारत में प्रथम चुनाव होना था, पहले बार वोटिंग होनी थी, उस समय भारत में 1600 विधायक और 489 सांसद थे जिनके लिए मतदान होना था। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1600 विधायक और 489 सांसद को लेके मतदान देना था। अगला प्रश्न हमारा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या हो चुकी है खत्म। बता दूं मैं आपको कि चैप्टर 2 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 के चैप्टर 2 में मैंने आपके सभी एमसीक्यू को डाउट को क्लियर कर दिया। इसके वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस को जरूर देखें। इससे आपके मतलब एमसीक्यू के डाउट भी क्लियर होंगे और अगर आप चैप्टर को सही से देखते हैं तो आपको एमसीक्यू में कोई डाउट नहीं आएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपके साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले एमसीक्यू के सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।